हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। आप यूनिट 6 देखेंगे, उसका ये टॉपिक है। इससे पहले हम यूनिट 6 का जो ODOP है, हम एक जिला एक उत्पाद, उसको भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने आपको सभी जिलों सभी उत्पादों को ट्रिक के साथ पढ़ाया था। साथ ही हमने उसका स्टैटिक पोर्शन भी देखा था कि कब और किसने कैसे इसको शुरू किया। इससे रिलेटेड यानी जितने फैक्ट थे हमने आपको सब पढ़ाए हैं। उसी तरह से हम आज की क्लास में भी कवर करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो हमारा 2030 का जो आया है लक्ष्य रखा गया है, हम इसमें भी देखेंगे कि जो 17 लक्ष्य रखे गए हैं हम इनको कैसे याद करें, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश ने जो 17 लक्ष्य रखे गए हैं इनमें कौन सा स्थान हासिल किया। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से लक्ष्य हैं जिन्हें हमें याद रखना है। तो हम इन लक्ष्यों को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जिससे आप इन लक्ष्यों को भी भूलें ना। तो आपको इस क्लास को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो दिमाग में यही आता है कि सतत विकास है क्या, सतत विकास क्या है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको जो यूनिट 7 है, यूनिट 7 में भी टॉपिक दिया गया है सतत विकास की अवधारणा। तो जब हम यूनिट 7 पढ़ेंगे तब हम इसको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको अपनी यूनिट 6 के लिए पढ़ना है, तो हम अपने इसमें देखेंगे पूरा मध्य प्रदेश के प्रोस्पेक्टिव व्यू से देखेंगे। हम उसी से इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला तो आता है, आपको याद रखना है सतत विकास होता क्या है, सतत विकास का मतलब क्या है। तो सतत विकास का मतलब ये होता है जो हमारी भावी पीढ़ी यानी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी की सक्षमता में कोई भी बदलाव किए बिना जो वर्तमान की पीढ़ी है उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही हमारा सतत विकास कहलाता है। अब आपकी कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, तो सामाजिक आवश्यकताएं हो गई, पर्यावरणीय हो गई, आर्थिक हो गई। यानी आपको इसमें सतत विकास में 3 फैक्ट याद रखने हैं। तो पहला फैक्ट तो आपको याद रखना है सामाजिक विकास। क्या, सामाजिक विकास को आपको याद रखना है। दूसरा फैक्ट आपको इसमें याद रखना है आर्थिक, क्या, आर्थिक विकास। साथ ही साथ आपको ये देखना है अगर हमें दोनों विकास कर रहे हैं तो हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण पर कितना इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या जो चीज़ आज हम, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, आज जैसे हम जल की बात करते हैं, तो जितना जल आज हम यूज कर रहे हैं, तो क्या आप श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी इतना ही जल यूज करने के लिए मिले, वो इतना ही वाटर को यूज कर पाए या इतना ही वेस्ट वाटर को कर पाए जितना आज हम करते हैं, है ना। तो आप जानते हैं कि ऐसा होना तो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है। इसीलिए इन लक्ष्यों को रखा गया है 17 लक्ष्यों में। इसमें बहुत सारी, जैसे कि आपकी शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, भूखमरी की बात करें, तो मतलब ये बहुत सारे लक्ष्य रखे गए हैं, जिससे जो आज हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं या जिन समस्याओं से हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं जैसे तैसे करके, क्या हमारी आने वाली पीढ़ी भी वही करेगी, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए सतत विकास का अर्थ क्या है, सतत विकास का अर्थ है भावी पीढ़ी की सक्षमता की आवश्यकताएं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए जो हमारी वर्तमान की पीढ़ी है इन पर कोई चेंज ना आ रहा हो। यानी जो चीज़ आज हम कर रहे हैं वो भी वही चीज़ यूज कर पाएँ और उतने ही अच्छे से कर पाएँ। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा सतत विकास कहलाता है। आपको याद रखना है सतत विकास ये कहलाता है। अगर हम थोड़ी सी और बात करें सतत विकास से, कि हमें समझ में नहीं आया है कि क्या सामाजिक विकास है, क्या आर्थिक विकास है, या क्या हमारा पर्यावरणीय है, तो इसका मतलब ये है, जैसा कि हम जानते हैं अगर हम वृद्धि यानी ग्रोथ की बात करें तो हम देखते हैं, अगर हम वृद्धि को सीधा सीधा ऐसा समझें कि जैसे कि जब बच्चा होता है तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। जैसे कि वो पहले रहता है शिशु अवस्था में, फिर वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, फिर वो और बड़ा होता है, फिर चीज़ों को और समझता है, एनालाइज करता है। तो मतलब ये तो उसके क्या हो रही है, उसकी शिशु की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन आप इसमें क्या कह सकते हैं कि इसका विकास भी
साथ में हो रहा है। आप इस श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि इसका विकास भी हो रहा है? नहीं बोल सकते आप श्योरिटी के साथ कि इसका विकास भी हो रहा है, क्योंकि विकास के लिए हमें सबसे पहले तो क्या जरूरत पड़ेगी? भोजन की। सबसे पहले हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी? भोजन की। तो इस वृद्धि में इसको भोजन तो मिल रहा है, लेकिन क्या वही संतुलित आहार इसको मिल रहा है जो इसे मिलना चाहिए, या सिर्फ 2 रोटी से अपना गुजारा कर रहा है? तो ये तो बात आ जाती है भूखमरी की, संतुलित भोजन की। तो इसमें हम नहीं कह सकते कि इसका विकास वैसे ही हो रहा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है तो वो आता है शिक्षा का। ठीक है, तो क्या इसका जो शारीरिक विकास हो रहा है, आपके शिशु का जो शारीरिक विकास हो रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं उसका मानसिक विकास भी हो रहा है? आप नहीं बोल सकते। तो इन्होंने यही लक्ष्य रखा है इसमें सतत विकास में कि हमें अपनी शिक्षा जो देनी है वो अच्छी गुणवत्ता के साथ शिक्षा देनी है। तीसरा जो रखा गया है इसमें स्वास्थ्य को, यानी जो पहला विकास रहेगा वो भूखमरी से रिलेटेड यानी भोजन पहुंचे, दूसरा स्वास्थ्य, फिर तीसरा आपको शिक्षा पे पहुंचना है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहोगे तब तो शिक्षा लोगे। तो मतलब यही चीज इसमें आ रही है। तो आप नहीं बोल सकते हैं कि जो आपकी वृद्धि हो रही है उसमें विकास हो रहा है, यानी आपके विकास के लिए वृद्धि फैक्टर तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वृद्धि के लिए विकास फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ते जाना है। बढ़ने का मतलब है आप उसके साथ फिजिकली, मेंटली, हर रूप से आपका विकास होना चाहिए। तो इसीलिए इन लक्ष्यों को रखा गया है, जिससे जो हमारी आज की पीढ़ी है, जितनी आवश्यकताएं इसकी आज की पीढ़ियों की हो पा रही है, उसी तरह से सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी भावी पीढ़ी की हो, तो वो कहलाता है हमारा सतत विकास। आई होप आप सतत विकास को समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं सतत विकास लक्ष्य क्या है। जो हमारा टॉपिक है सतत विकास लक्ष्य, तो हमारा सतत विकास लक्ष्य क्या है? तो सतत विकास लक्ष्य जो दुनिया है, हमारी दुनिया के सामने आने वाली, आप लिखिए इसमें, फिर हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले लिखिए दुनिया के सामने आने वाली, जल्दी जल्दी लिखते जाना, राइटिंग पे फोकस मत करना, जो मैं बोल रही हूँ उस पर आप फोकस करिए। विभिन्न प्रकार की, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करना है। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, क्या? और पर्यावरण, जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, पर्यावरण चुनौतियां का समाधान, चुनौतियों का समाधान करने के लिए आप ये चीज मेंस में भी लिख सकते हैं। अगर आपसे मेंस में पूछ लिया जाए सतत विकास लक्ष्य क्या है, तो आप उसकी परिभाषा अपने मेंस में भी लिख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र, हम किसकी बात कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की बात कर रहे हैं। किसकी? यूएन की बात कर रहे हैं। द्वारा निर्धारित 17 जो आपके 17, आपको याद रखना है कितने लक्ष्य रखे गए हैं? 17 उद्देश्यों का एक समूह है। आप समझ चुके होंगे। हमने लिखने के लिए इसलिए कहा था आपसे, क्योंकि जब तक आप सामने लिखा हुआ देखोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। हम आपको ये कह रहे थे जो आपका सतत विकास लक्ष्य है, क्या सतत विकास लक्ष्य है? सतत विकास लक्ष्य है क्या? तो दुनिया के सामने आने वाली विभिन्न प्रकार की, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के सामने जो तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हम बात करें किन प्रॉब्लम की, जो अभी हमने आपको बताया था, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, इन सभी चुनौतियों का समाधान हम कैसे करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाए। तो इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने आपके 17 वैश्विक उद्देश्यों का 17 जो वैश्विक लक्ष्य हैं उनको आपने अपनाया है, और साथ ही साथ इन लक्ष्यों को इन्हें बताया कि हमें 2030 तक इन लक्ष्यों को पाना है। तो जो आपके 17 लक्ष्य हैं उन्हीं के एक समूह है जिसका नाम है सतत विकास लक्ष्य, जो क्या कहलाता है? सतत विकास लक्ष्य। यानी दुनिया के सामने आने वाली विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण चुनौतियों का समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक उद्देश्यों का
एक समूह क्या कहलाता है आपका? सतत विकास लक्ष्य कहलाता है। क्या? सतत विकास लक्ष्य कहलाता है। अब हम इन सतत विकास लक्ष्य को कैसे पाएंगे, साथ ही कब और कैसे स्टार्ट हुए, हम ये सब देखते हैं। क्या भारत हमारा इसमें सम्मिलित है? अब जैसे भारत तो हमारा सम्मिलित है ही, भारत के साथ साथ और कितने देश हैं, कितने देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है, हम ये सभी डाटा देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है जो अभी हमारा 2030 के लिए जो सतत विकास लक्ष्य आया है, क्या इससे पहले भी कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, और क्यों हमें अभी 2030 के लिए जो लक्ष्य रखा गया उसकी ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो पिछला इतिहास रहा है, हम वो देखते हैं इसका। तो सबसे पहले तो आपको इसमें देखना है सहस्त्रवादी, हम किसकी बात कर रहे हैं? सहस्त्र जो आपकी शताब्दी है उसकी। आपको इसको देखना है। आप हेडिंग लिखिए आप, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, आपकी ये हेडिंग है, जिसमें आपको देखना है क्या है ये, कैसे इसमें स्टार्ट हुआ, क्या इसका समाधान है। तो आपको इन सबको देखना है, जिसका हिंदी में क्या है अर्थ? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। तो ये है क्या? तो सबसे पहले और साथ ही साथ अगर हम बात करें कब तक के लिए रखी गई, तो आपको याद रखना है 2000 से 2015 तक के लिए, यानी 15 वर्षों के लिए इसका लक्ष्य रखा गया था। इसको पाने के लिए 15 वर्षों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें बहुत सारे देशों ने लक्ष्य की आसपास पहुंच भी गए थे, लेकिन हमारा जो भारत है, भारत इस लक्ष्य को पाने में क्या रहा? असफल रहा। मतलब हम सभी लक्ष्य तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उस टाइम जो 8 लक्ष्य रखे गए थे, तो हम कुछ लक्ष्यों को पाने में सफल भी हो गए थे, मतलब वहां तक हम पहुंच भी गए थे, लेकिन कुछ लक्ष्यों में हम असफल रहे थे उनको पाने के लिए। इसीलिए हम बोल सकते हैं जो आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था, ये कैसा रहा? आपका असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। इसीलिए हमको जरूरत पड़ी है सतत विकास लक्ष्य 2030 की। ठीक, किसकी? 2030 की। और इसकी कब से शुरुआत होती है? तो इसकी शुरुआत भी 2015 से होती है, लेकिन एक्चुअल में 2016, यानी 2016 से 2030 तक, यानी 15 वर्षों के लिए फिर से लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो अब हम सबसे पहले तो देखते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को। ठीक है, ये है क्या? तो ये है क्या? तो सबसे पहले तो आपको इसको देखना है कि क्या है ये। तो आपको पता होना चाहिए सितंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र, फिर से हम कहाँ पहुँच गए? यूएन के पास। संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा, ठीक है, आपको याद रखना है, घोषणा को अपनाने के लिए न्यूयॉर्क में, हम कहाँ बात कर रहे हैं? न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूयॉर्क में जो हमारे न्यूयॉर्क है, जो संयुक्त राष्ट्र का क्या है? मुख्यालय। हम सभी जानते हैं क्या? संयुक्त राष्ट्र का ये क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, जो इसमें विश्व के जितने भी नेता थे, विश्व के सभी नेताओं ने, यानी विश्व के नेताओं की बात हो रही है, जितने भी उनके हेड होते हैं कंट्री के, उनने इसमें क्या किया? पार्टिसिपेट किया। इसमें क्या लिया? भाग लिया। इसमें आते हैं, सभी नेता आए हैं, और साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा? इसमें अत्यधिक गरीबी को, किसको? अत्यधिक गरीबी को कम करने का इसमें लक्ष्य रखा गया, के लिए लक्ष्य रखा। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य क्या है, या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है? तो आपकी सितंबर 2000 में आपकी संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, सभी देशों के, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सभी देशों की, 191 कंट्रियों के जितने भी आपके प्रमुख नेता थे वो सब यहाँ पर आते हैं। और ये क्या बोलते हैं कि जैसे कि हमने सतत विकास की, आप सभी जानते हैं, अवधारणा की शुरुआत तो हो चुकी थी
जो आपका 1987 है उस समय पे, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि हाँ हमें इस चीज़ की ओर ध्यान देना, इस चीज़ की ओर हमें ध्यान देना, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी एक्शन इस टाइप से नहीं लिया गया, कोई भी लक्ष्य ऐसे निर्धारित नहीं किए गए जिनसे हम उनको पा सकें और आपकी सतत विकास की अवधारणा को क्या कर सकें, साकार कर सकें। ऐसा कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। लेकिन आपके 2000 में आपके सभी नेता इकट्ठे होते हैं कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर जो मुख्य लक्ष्य रखा गया, तो वो आपका जो मुख्य लक्ष्य रखा गया वो रखा गया अत्यधिक गरीबी को कम करने के लिए। सभी नेता पार्टिसिपेट होते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, जो आपके जितने नेता हैं आपके, तो जो आपके नेता हैं कितने हमने बताए थे, 191 कंट्री के जो सदस्य थे, सदस्यों ने सभी ने इनमें क्या कर दी, सहमति दे दी। क्या कर दी, सहमति दे दी। जिसके बाद से यानी 2016 से जो आपका सतत विकास था उसको किस नाम से जाना जाने लगा, यानी एसडीजी को किस नाम से जाना जाने लगा, एमडीजी के नाम से जाना जाने लगा। यानी जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको जाना जाने लगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से। आप समझ सकते हैं एसडीजी से एमडीजी बन जाता है ये कब, 2016 में, जब आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को क्या मिल जाती है, सभी देशों की क्या मिल जाती है, सहमति प्रदान हो जाती है। ठीक है, इसमें आपको ये बात याद रखनी है और आपको याद रखना है ये हमारा असफल रहा, सभी लोग इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी अब 2030 के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की। ठीक है, 2030 तक लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो अब बात करते हैं हम 2030 वाले लक्ष्य की। ठीक है, उसी से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि करंट में तो अभी वही लक्ष्य चल रहे हैं, वही जो इनने डिसाइड किया है वही सूचकांक चल रहा है, वही लक्ष्य इसके चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले अब आप बात करते हैं जो अभी वर्तमान में सतत विकास लक्ष्य रखा गया है, सतत विकास लक्ष्य 2030। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य जो रखा गया है 2030, हम इसकी अब बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं तो इसमें आपको याद रखना है जितनी सारी यानी जो आपकी आर्थिक, सामाजिक और जो आपका पर्यावरणीय मुद्दे थे, इनमें जो आपका 2030 है इसके लिए कुछ मुद्दों को भी बढ़ा दिया गया। तो आपको वो मुद्दे याद रखने हैं, कौन कौन से मुद्दे, यानी जलवायु परिवर्तन, हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, साथ ही साथ इसमें बता दिया आर्थिक समानता, यानी जो आपकी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में भी समानता होना चाहिए, इन्हें यहाँ पर बताया है। साथ ही साथ इन्होंने जो और फैक्ट जोड़े हैं तो इन्होंने कहा है टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास का अर्थ है ऐसा नहीं कि विकास आपका हमने बोल दिया हो गया है, मतलब टिकाऊ का आप मतलब समझ सकते हैं, टिकाऊ मतलब जो आपका विकास हो रहा है वो स्थिर रहे, तो आप यहाँ पर टिकाऊ की जगह स्थिर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। स्थिर विकास के जो इतने मुद्दे हैं इन्होंने क्या कर दिए, इसमें जोड़ दिए गए हैं, ये मुद्दे इन्होंने इसमें जोड़ दिए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगली चीज़ क्या आपको इसमें याद रखनी है, अगली चीज़ आपको इसमें याद रखनी है जो यहाँ पर जो बैठक हुई थी, तो आपको याद रखना है ये कौन सी नंबर की बैठक हुई थी 2030 तक के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, ये किस नंबर की बैठक थी, तो आपको याद रखना है ये 70वीं बैठक थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको सारे फैक्टों को बड़ी करीबी से याद रखना है, ये नहीं सोचना है कि शायद इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो ये आपको याद रखना है 70वीं बैठक थी। साथ ही साथ ये कितने वर्षों के लिए, तो आपको याद रखना है ये भी 15 वर्षों के लिए, क्योंकि 2016 से 2030 तक का प्लान बना है, 2016 से 2030, तो आपको इसमें याद रखना है 15 वर्षों के लिए। साथ ही साथ याद रखना है इसमें कितने देशों ने, तो आपको याद रखना है 193 देशों ने आपकी सहमति प्रदान की। आपको याद रखना है कितने, 193 जो आपकी कंट्री है इन्होंने अपनी सहमति प्रदान की। इससे पहले जो हमने एमडीजी में पढ़ा था, तो एमडीजी में आपको याद रखना है 191 कंट्रियों ने सहमति प्रदान की थी, इसमें आपको याद रखना है 193 देशों ने अपनी क्या की थी, सहमति प्रदान की थी। अब हम बात कर लेते हैं, साथ साथ आपको याद रखना है इन जो आपकी जो 2030 है, 2030 में यानी जो आपकी 193 कंट्री है, 193 कंट्रियों ने सहमति तो दे दी कि हाँ
हाँ भाई ये लक्ष्य आपको निर्धारित करना चाहिए। लेकिन क्या ये सभी देश आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे? कब? 2030 में। क्या सभी देश आपकी रिपोर्ट देंगे? आपने जो आपकी यूएन है उसको सभी देश आपकी रिपोर्ट देंगे? तो ऐसा नहीं है। इन 193 में आपको याद रखना है जो आपके 44 हैं, क्या आपको 44 याद रखने हैं। 44 जो है वो रिपोर्ट्स अपने यहाँ पर क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। कब? 2030 में। ये 44 आपको भारत सहित याद रखना है। ऐसा नहीं आप भारत को अलग याद रखो और 45 पे क्लिक करके आ जाओ, ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है 44 भारत सहित जितने देश हैं आपके वो इसमें क्या करेंगे? रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए अब हम देखते हैं जो अभी हमारा सतत विकास सूचकांक है वो हम देखते हैं कि सबसे पहले भारत द्वारा कब इसको प्रस्तुत किया गया, साथ ही साथ कौन सा आयोग इसको जो आपका सूचकांक है उसको लाता है। तो आपको याद देखना है। तो आप याद रखिए सतत विकास, अपनी हेडिंग लिखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022। ठीक है, अभी करंट में आपको 2022 का ही याद रखना है। 2022 के बाद कोई सूचकांक अभी नहीं लाया गया, तो आपको सारी डिटेल इसी से रिलेटेड याद रखनी है। ठीक है, जो हम एग्जाम में पूछते हैं ना, मतलब देखते हैं तो हम कि अरे करंट तो देखो 2021 का पूछ लिया, 2022 का पूछ लिया, तो ऐसा नहीं होता है। सब करंट की चीज़ें ही पूछी जाती हैं। तो ये रिपोर्ट जो आपकी देखनी है, तो एक आपको रिपोर्ट याद रखनी, सारी डेटा 2022 का आपको इसमें डेटा याद रखना है। तो हम सबसे पहली बात करेंगे जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है, इसकी रिपोर्ट कौन लाता है? तो आपको याद रखना है नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? नीति आयोग आपकी ये सूचकांक की रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसमें हमारे जो ये आपकी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है, तो इसमें आपके जितने भी हमारे भारत के राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जो आपके लक्ष्य रखे गए हैं, ये लक्ष्यों में कौन सफल हुआ है, कौन वहाँ तक पहुँच गया है, कौन अपनी आकांक्षी में रह गया है, तो मतलब इन सभी की एक रिपोर्ट तैयार करता है कौन? हमारा नीति आयोग। फिर ये रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है जिसमें डिफाइन करता है कौन सी राज्य कितने नंबर पर रहा है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में। तो हम आज की जो क्लास में देखेंगे, हम अपने देख रहे हैं अभी मध्य प्रदेश के प्रोस्पेक्टिव व्यू से, तो हमारा मध्य प्रदेश इन लक्ष्यों को कहाँ तक कितनी तक पा चुका है, कितना रह गया है, हम ये सब देखेंगे कि किस स्थान पर आता है किस सूचकांक में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। दूसरी चीज आपको इसमें याद रखनी है जो आपकी सतत विकास सूचकांक हैं, तो जो सतत विकास सूचकांक है इसमें आपको याद रखना है टोटल 163 देश इसमें सम्मिलित होते हैं, मतलब सभी के द्वारा नहीं है प्रस्तुत की जाती है, भारत सहित आपको याद रखना है 163 देश इसमें आपकी जो होते हैं रिपोर्ट को सम्मिलित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हमारा भारत से नीति आयोग इस रिपोर्ट को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो हमारा भारत देश है, भारत देश जो आपका सतत विकास लक्ष्य सूचकांक है, इसमें जो अगर अभी तो हम जैसे देख रहे थे 2022 में, तो भारत की क्या स्थिति है? तो आपको याद रखना है भारत हमारे कितने नंबर पर आता है? 163 नंबर पर अभी आया है। कितने नंबर पर? 163 नंबर पर ही आया है। आपको याद रखनी है एक बात। ठीक है, सॉरी, इधर हम बात कर रहे थे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो 2022 है, 2022 जो प्रस्तुत किया गया, तो आपको याद रखना है अभी आप देखो कि इसमें भारत की स्थिति क्या थी, फिर हम भारत पर आते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है जो हमारे 163 देश हैं, 163 देशों ने इसमें भाग लिया, इनकी रिपोर्ट आती है, जिसमें हमारे भारत का नंबर कितना है। तो आपको ये स्थान याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो आपको देखना है हमारे भारत का स्थान है 121वां, हमारा भारत 121 नंबर पर रहा है इस बार। इसका स्कोर कितना रहा? तो आपको इसका स्कोर याद रखना है, इसका स्कोर है 60.3। कितना है? 60.3, यानी 60.3 इसका क्या रहा? स्कोर रहा है। और ये 163 देशों में 121वें नंबर पर आया है। कब? ये 2022 में आया है। कब? 2022 में आया। अगर हम बात करें 2020 में,
2020 में तो 117वें नंबर पर था। अगर हम 2021 की बात करें तो 120 नंबर पर था। अब आ चुका है ये कितने 121वें नंबर पर ये पहुंच चुका है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है फर्स्ट नंबर पर कौन आया है, फर्स्ट नंबर पर आपका फिनलैंड आया है। क्या, फिनलैंड आपको याद रखना है, जिसका पहला स्थान है। अगर इसके स्कोर की हम बात करें, इसके स्कोर की अगर हम बात करें तो इसका स्कोर रहा है 86.5 इसका स्कोर रहा है। कितना, 86.5 इसका स्कोर रहा है फिनलैंड का, जो पहले नंबर पर आए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में। भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान आपको याद रखना है 121वां स्थान है। ठीक है, 121वां स्थान है। इससे पहले अगर हम बात करें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 के जस्ट पहले ही हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने फरवरी 2022 में, कब, फरवरी 2022 में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी, इन्होंने क्या किया था, ऊर्जा और संसाधन, क्या, ऊर्जा और संसाधन संस्थान, ऊर्जा और संसाधन संस्थान TERI विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। आपको ये फैक्टर याद रखना है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन इधर से बन सकता है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 के पहले फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री ने ऊर्जा और संसाधन TERI विश्व सतत विकास सम्मेलन को संबोधित किया था। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, किसने इसको क्या किया था, संबोधित किया था, किसको, TERI यानी ऊर्जा और संसाधन संस्थान को किसने संबोधित किया था। तो आपको याद रखना है हमारे PM मोदी जी ने इसको क्या किया था, संबोधित किया था, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं SDG इंडिया इंडेक्स MP। ठीक है, अब हम बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखेंगे आपका जो इंडेक्स है, इंडेक्स जो प्रस्तुत किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको देखना है SDG इंडिया इंडेक्स, साथ ही साथ MP का भी हम इसमें देखेंगे। आपको देखना है MP का और भारत का। तो सबसे पहले तो आपको देखना है रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, रिपोर्ट किसके द्वारा लाई जाती है। तो आपको याद रखना है नीति आयोग के द्वारा, जो आपका नीति आयोग है, नीति आयोग इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। ठीक है, इस रिपोर्ट को क्या करता है, प्रस्तुत करता है, जिसमें अभी तक इसने कितनी बार रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो अभी तक इसने 3 बार रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है। सबसे पहली बार आपको याद रखना है इसका कब, सबसे पहली बार कब की गई थी। तो आपको याद रखना है सबसे पहली बार ये कब की गई थी। तो आपको याद रखना है 2018 में, सबसे पहली बार 2018 में इस इंडेक्स को प्रस्तुत किया गया था। आपको याद रखना है। अगला फैक्ट आपको क्या याद रखना है, जो आपका SDG है सतत विकास लक्ष्य है 2030, क्या, 2030। ठीक है, 2030 का जो है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी तक नीति आयोग ने कितनी बार रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो आपको याद रखना है नीति आयोग ने अभी तक 3 बार, जो हमने अभी पीछे भी बताया है कि 3 बार ये रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कर चुका है। ठीक है, अगला फैक्ट आपको इसमें क्या याद रखना है, 2018-19 में जो आपका SDG जो इंडेक्स है आपका पहली बार जब प्रस्तुत किया गया था, कब, 2018-19 में, 2018-19 में, तब इसमें कितने टारगेट रखे गए थे। साथ ही साथ हम देखेंगे कितने संकेत इसमें रखे गए थे। तो आपको इसमें देखना है, इसमें टोटल 39 टारगेट रखे गए थे। कितने, 39 टारगेट रखे गए थे। साथ ही साथ आपको इसमें देखना है 62 संकेतकों को इसमें ऐड किया गया था और लक्ष्य इसमें कितने रखे गए थे, 13 लक्ष्य रखे गए थे। जब सबसे पहली बार आपकी इस इंडेक्स को प्रस्तुत किया गया था 2018-19 में, तब इसमें 39 टारगेट, 62 संकेतक और साथ ही साथ आपको याद रखना है इसमें 13 लक्ष्य रखे गए थे। अगर अब हम बात करते हैं SDG सेकंड जो रिपोर्ट आई थी हमारी, कब, 2021 में जो हमारी सेकंड रिपोर्ट आती है, तो आपको उसमें देखना है जो SDG आपकी सेकंड रिपोर्ट आती है कब, 2019-20 की
2019-20 की, इसमें आपके टारगेट कितने रखे गए तो आपको याद रखना है इसमें टारगेट आपके 54 रखे गए हैं। अगर हम लक्ष्य की बात करें तो आपको देखना है लक्ष्य इसमें 17 रखे गए हैं। अगर हम इसमें संकेतकों की बात करें, किसकी संकेतकों की बात करें तो आपको इसमें याद रखना है 100 संकेतकों को रखा गया। अब हम बात करते हैं हमारी जो अभी करंट की रिपोर्ट आई है 3.0 यानी SDG 3.0 जो अभी हमारी आई है कब की 2020-21 की 2020-21 की। तो इसमें आपको याद रखना है 70 टारगेट, टोटल 70 टारगेट रखे गए हैं, 17 लक्ष्य रखे गए हैं और आपकी 115 संकेतकों को इसमें शामिल किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो आपकी SDG इंडिया इंडेक्स है 2.0 इसमें क्या था तो इसमें आपको याद रखना है देश के समग्र विकास में, समग्र SDG स्कोर में क्या हुआ था, 6 अंकों का सुधार आया था। कितने अंकों का सुधार आया था, 6 अंकों का सुधार आया था। यानी जो हमारा SDG सेकंड यानी 2.0 रिपोर्ट आई थी उस समय जो हमारे देश का स्कोर था वो कितना था, तो आपको याद रखना है कितना था, 60 था। कितना, 60 था, जो बढ़कर अभी कितना हो गया, 66 हो गया है। कितना, 66 स्कोर हो गया है। किस चीज का, देश के समग्र विकास का, देश के समग्र विकास का स्कोर कितना हो गया है SDG 3.0 में, तो आपको याद रखना है वो हो गया है 66 हो गया है। कितना, 66 हो गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनमें जो आपका रिपोर्ट आती है SDG 3.0 जो रिपोर्ट आई है इसमें किस राज्य का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, तो आपको देखना है इसमें जो आपके केरल है, केरल, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है तमिलनाडु को, किसको, तमिलनाडु को आपको इसमें याद रखना है। तो ये हमारे कैसे राज्य थे, ये राज्य थे शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, इनका प्रदर्शन सबसे बढ़िया रहा है, ये हमारे शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। ठीक है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है आकांक्षी राज्य, तो आकांक्षी राज्यों में आपको याद रखना है बिहार, झारखंड और असम को आपको इसमें याद रखना है। अब जो हमारा सतत विकास लक्ष्य का जो सूचकांक जारी किया गया था यानी जिसका नाम हमने दिया SDG 3.0 जिससे आपको इजीली याद रहे, तो उसमें जो हमारे शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे तो आपको याद रखना है केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा राज्य इनमें से शीर्ष प्रदर्शन करने वाला नहीं था या कौन सा राज्य इसमें आकांक्षी राज्य शामिल नहीं है, तो आपको इन सभी राज्यों को याद रखना है अच्छे से। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारी नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है वो किस आधार पर दी जाती है कि कौन सा राज्य हमारा शीर्ष पर कहलाएगा, कौन सा उससे कम कहलाएगा या कौन सा और उससे कम कहलाएगा। तो इसकी आधार क्या इनने रखी है, जो पॉइंट इसमें देते हैं तो उसका आधार क्या रखा हुआ है, तो आपको ये आधार देखने हैं। तो इसमें आधार रखे हैं जो लक्ष्य पाने होते हैं इनको, तो इनको लक्ष्य पाने के लिए इन्हें जो आधार रखे हैं, तो सबसे पहला आधार तो आप एक साइड लिख लीजिए राज्यों की स्थिति, दूसरी साइड आप लिखिए इसमें स्कोर, किस स्कोर पर इनकी राज्यों की स्थिति है डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है प्रतियोगी, यानी जो इसमें आते हैं हमारे एस्पिरेंट आएंगे इसमें। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है जो हमारे प्रदर्शन करने वाले राज्य होते हैं वो आते हैं, प्रदर्शन करने वाले राज्य यानी जो आपके परफॉर्मर होते हैं वो आते हैं इसमें। ठीक है, परफॉर्मर आते हैं। फिर तीसरी चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, तीसरी चीज़ इसमें आपको याद रखनी है सबसे आगे चलने वाले राज्य, सबसे आगे चलने वाले राज्य। इस तरह से रिपोर्ट आपकी जो नीति आयोग है वो प्रस्तुत करता है। फिर आता है लक्ष्य पाने वाले राज्य, लक्ष्य पाने वाले राज्य। तो आपको इनका स्कोर देखना है, किस स्कोर के आधार पर ये बोलते हैं कि इनने सिर्फ भाग लिया था, फिर किस स्कोर के आधार पर ये बोलते हैं कि ये प्रदर्शन इनने अच्छा किया, फिर किस स्कोर के आधार पर ये बोलते हैं कि ये सबसे आगे रहे, और अंततः लक्ष्य पाने वाले राज्य यानी जो अपने 100% पर पहुंच गए, तो समझो इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति
हो गई, यानी ये इनके पास सब कुछ हो गया है, इनने अपना विकास कर लिया है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं प्रतियोगी। तो प्रतियोगी में स्कोर रखते हैं 0 से 49, प्रतियोगी में स्कोर रखते हैं 0 से 49, फिर ये स्कोर रखते हैं 50 से 64 तक, ठीक है। इसके बाद रखते हैं 65 से 99, अंततः आ जाता है इनका स्कोर 100%, ठीक है। तो ये जो आपकी स्कोर है, इस आधार पर हमारा नीति आयोग डिसाइड करता है कौन सा राज्य किस श्रेणी में आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी कि किस आधार पर हमारे राज्यों की जो स्थिति आती है, तो वो किस आधार पर हम कहते हैं कि इसने ये आधार प्राप्त कर लिया या लक्ष्य इसने प्राप्त कर लिया या कौन सा स्थान इसने इसमें हासिल कर लिया है, हमें देखते हैं, ठीक है। तो अगला देखना है हमें, अब हम देखते हैं हमारी मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही भाई। जो हमारी मध्य प्रदेश की स्थिति है, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही हमारी किसमें, एसडीजी इंडेक्स में। जो एसडीजी इंडेक्स 3.0 आया है, इसमें हमारी मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही, तो आपको याद रखना है इसमें हमारी मध्य प्रदेश की स्थिति। तो सबसे पहले तो आपको देखना है ये कौन से नंबर का, तो आपको याद रखना है कि जो हम बता चुके थे, तीसरे नंबर का प्रस्तुत किया गया है हमारी मध्य प्रदेश की स्थिति। तो मध्य प्रदेश इस बार रहा है 17वें नंबर पर, यानी मध्य प्रदेश ने काफ़ी सारे लक्ष्यों में अपनी जो लक्ष्य उनको हासिल कर लिया है, उसमें सफलता हासिल कर ली है या उसकी काफ़ी करीब पहुंच गया है, इसलिए हमारा मध्य प्रदेश इस बार कितने नंबर पर आ गया है, 17वें नंबर पर आ गया। इससे पहले 2019 में हमारा जो मध्य प्रदेश था वो था 58 नंबर पर, और उसके पहले था वो इसमें 62 नंबर पर, आपको याद रखना है। अभी जो वर्तमान में पहुंच गया है, आपको याद रखना है 17वें नंबर पर, कितने, 17वें नंबर पर। अब जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश ने कौन से लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, कौन कौन से लक्ष्य इसने हासिल कर लिए हैं, तो आपको याद रखना है 6वां, 7वां, 11वां, 12वां और 15वां, अंततः आपको याद रखना है 18वां इन्होंने कर लिया, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश क्या रहा है, अग्रणी रहा है। साथ ही साथ हम देखते हैं कौन कौन से लक्ष्यों में मध्य प्रदेश का अच्छा प्रदर्शन हुआ। आप परेशान मत होइए, हमने इधर सिर्फ गिनती बस लिख दी है, इधर गिनती इसलिए लिख दी है सिर्फ क्योंकि आगे हम इन सभी लक्ष्यों को ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या लिख दी है, गिनती अभी लिख दी है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो जो लक्ष्य प्रदर्शन किए हैं, जिसमें अच्छा प्रदर्शन किया है हमारे मध्य प्रदेश में, तो वो लक्ष्य हैं 3, 5, 8 और 10। 3, 5, 8 और 10 आपको याद रखना है, ठीक है। जो हमारा आपको याद रखना है एसडीजी इंडेक्स है, इसमें हमारा मध्य प्रदेश का वर्तमान में 17वां स्थान आया है। इससे पहले जो 2019 में हमारा मध्य प्रदेश ने 58 स्कोर किया था, बाद में इसने 62 स्कोर किया। सॉरी, इधर मैं आपको स्थान बोल गई थी, ये स्कोर है, क्या है, स्कोर है हमारे एमपी का। जो 2019 में इसने 58 हासिल किया था और 2020 में इसने कितना हासिल किया, आपका 62 स्कोर इसने हासिल किया। इसके बाद आपका जो 3.0 आया, उसमें इसने 17वां स्थान हासिल किया। कौन कौन से लक्ष्य पाने में अग्रणी रहा, तो 6, 7, 11, 12, 15, 18 आपको याद रखने। हम इन सभी लक्ष्यों को आपको याद करा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। फिर 3, 5, 8 और 10 में इसने क्या किया है, अच्छा प्रदर्शन किया है हमारे एमपी में, आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप अगर इसमें देखते हैं कि सकारात्मक बदलाव क्या आए हैं, सकारात्मक बदलाव क्या रहे हमारे 3.0 में, सकारात्मक बदलाव हम देखें एसडीजीपी 3.0 में तो क्या रहे हैं, तो आपको इसमें याद रखना है इन सभी 3 वर्षों में, यानी हम बात कर रहे 2018 से 19, 2019 से 2020 से 2021, इन 3 वर्षों में जो आपके 8 लक्ष्य हैं, 8 लक्ष्य हैं आपके, 8 लक्ष्यों में जिनकी हम बात कर रहे हैं 2, 3, 5, किनकी, जो 8 लक्ष्य हैं आपके 2, 3, 5, 7, 11, 12, 7, 11, 12 और 13, अंततः आपको याद रखना है 16। इन सभी में आपके सबसे ज़्यादा क्या आए हैं, बदलाव आए हैं।
अगर हम बात करते हैं, हमने अभी देख लिया था एमपी का, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजिंग होना है। अब हम बात कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी ऑल ओवर इंडिया की अब हम बात कर रहे हैं। जो आपका एसडीजी जो आपका आया है, इसमें जो 3.0 यानी जो अभी वर्तमान की रिपोर्ट आई है, तो वह कौन से 8 लक्ष्य हैं जिसमें हमारा जो देश है वो अग्रणी रहा है, या जो लक्ष्य पाने में वो सफल रहा है। तो वो लक्ष्य 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 16। और इधर हम बात कर रहे थे अपने प्यारे मध्य प्रदेश की, जिसमें 6, 7, 11, 12, 15 और 18 में मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है। और लक्ष्य प्रदर्शन में जिसमें अच्छा प्रदर्शन किया वो 3, 5, 8 और 10 आपको याद रखने हैं। ठीक है, कितने? 3, 5, 8 और 10 आपको इसमें याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं। फटाफट हम इन 17 लक्ष्यों को भी देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट अब हम इन 17 लक्ष्यों को देख लेते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे, सारे फैक्ट आपको समझ आ रहे होंगे, कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं और आपको जल्दी जल्दी नोट करते जाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे 17 लक्ष्य कौन से रखे गए हैं 2030 तक के लिए। जो एसडीजी के लक्ष्य रखे गए हैं वो कौन कौन से 17 लक्ष्य रखे गए, तो आप इन्हें याद कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एसडीजी, अब हम एसडीजी बार बार नहीं लिखेंगे, एसडीजी 1 लिख दिया, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो एसडीजी 1 जो है वो क्या है? निर्धनता उन्मूलन। क्या है? निर्धनता उन्मूलन, नो पॉवर्टी। ठीक है, आपको इसमें याद रखना है निर्धनता उन्मूलन। तो भाई सबसे पहले तो क्या लक्ष्य रखा गया है? हमें निर्धनता से उन्मूलन, यानी निर्धनता जो है आपकी गरीबी को क्या करना है? खत्म करना है। सबसे पहला रखा गया है गरीबी खत्म करना है। अब जैसे आप इसको याद कैसे रखो, तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? जैसे आप हो, आप क्या करना चाहते? आप पढ़ क्यों रहे हो? जो आपकी आर्थिक स्थिति, इसी में तो आपको सुधार लाना है। मान लिया आप गरीब हैं, तो आप सबसे पहले तो इसी को सोचेंगे ना कि हम गरीबी से उभर जाएं, है ना। तो आपको सबसे पहला फैक्ट तो यही याद रखना है, हमें अपनी गरीबी खत्म करना है। चलो भाई, हमारी गरीबी खत्म हो गई। ठीक है, तो दूसरा लक्ष्य ने क्या रखा है? शून्य भुखमरी का। दूसरा लक्ष्य इनका क्या है? शून्य भुखमरी। अब हमारी गरीबी दूर हो गई तो अब हमें क्या मिलने लगा? भोजन मिलने लगा। अभी तक हमें भोजन अच्छे से नहीं मिल पा रहा था। आपको इसी तरह से याद रखना है, हमारी गरीबी दूर हुई तो अब हमें भोजन मिल रहा है, हम 2 वक्त का खाना खा सकते हैं। तो आपको इसमें याद रखना है 0 हंगर दूसरा लक्ष्य रखा गया है। तीसरा लक्ष्य जो रखा गया है, तीसरा लक्ष्य तो आपको याद रखना है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। अब भाई आप बताइए हमें, आपकी गरीबी दूर हो गई। ठीक है, आपकी गरीबी दूर हो गई, अब आपको क्या हो गया है? अच्छे से खाना मिलने लगा है। अब जब आपको अच्छा खाना मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप स्वस्थ रहोगे तो खुश रहोगे। तो आपको इसी से याद रखना है, सबसे पहले हमने अपनी गरीबी दूर की, फिर हमें भोजन मिलने लगा, फिर इसके बाद आपको याद रखना है भोजन मिला तो हम स्वस्थ रहने लगे, साथ ही साथ हम खुश रहने लगे। फिर हम चौथे नंबर पर क्या करने लगे? अब हम जब स्वस्थ रहेंगे तो हम क्या कर पाएंगे? हम शिक्षा अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है इसमें पूर्ण शिक्षा, इन्हें बोला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, इन्हें अपना रखा है। तो यानी क्वालिटी एजुकेशन, क्या? क्वालिटी एजुकेशन इन्होंने अपना क्या रखा है? अगला लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब आप स्वस्थ रहोगे यानी निर्धनता दूर हो गई, गरीबी दूर, फिर आपको भोजन मिला तो आप स्वस्थ हुए तो अब आपका दिमाग चलता है कि अब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो आप शिक्षा पे पहुंच गए। ठीक है, इसके बाद जब आपने जो शिक्षा ले ली तो शिक्षा के बाद आपके अंदर क्या आ गई? समझ आ गई। जो अभी तक आप सोचते थे कि नहीं ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का ये कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती, तो जब आपने शिक्षा ग्रहण कर ली तो आप समझने क्या लग गए हैं कि नहीं भाई अब हम दोनों समान हैं। तो आपको इस तरह से अपना 5वां लक्ष्य याद रखना है कि नहीं भाई हम दोनों क्या है? समान हैं। तो आपको इसमें याद रखना है जेंडर इक्वेलिटी को। किसको? जेंडर इक्वेलिटी को आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, जेंडर इक्वेलिटी को। जो इनका 6वां फैक्टर था, 6वां फैक्टर क्या है? स्वच्छ जल एवं स्वच्छता।
स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। अब भाई हम एक बात तो ये शिक्षा के माध्यम से समझ गए कि हम सभी बराबर हैं, लैंगिक समानता आ गई, जेंडर इक्वलिटी आ गई। तो अब इसके बाद जब हम ये चीज़ समझ गए कि हम दोनों समान हैं, तो हम लोगों ने क्या सोचा, अब हम अपने जो हमारा जल है आपको इसको कैसे याद रखना है, कैसे कनेक्ट रखना है। तो छठवीं को आपको याद रखना है। जैसे आपको छोटा बच्चा है, आप याद रखते हैं, जो आपका छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को किसी चीज़ को आपको बोलना है कि ये गंदा है, तो आप कैसे बोलते हो, छी 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 छी, ऐसे करते हैं ना। तो आपको इसी से याद रखना है। छठवां फैक्टर है छी छी, यानी छः, हिंदी में अपन बोलते हैं ना छः, तो आपको इसी से याद रखना है छः, यानी तो आपको तुरंत आएगा। इधर बात हो रही स्वच्छ जल की और स्वच्छ वातावरण की, इसकी यहाँ पर बात हो रही है कि हमें भाई साफ सफाई रखनी। हम बोलते हैं ना भाई हमारा छोटा बच्चा है, हमें साफ सफाई रखनी, या सभी के लिए साफ सफाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हमारे घर में कोई नन्हा मेहमान आता है तो हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं किसके ऊपर, स्वच्छता के ऊपर। तो वही चीज़ आपको याद रखनी है कि अब हम इक्वलिटी आ गई है, अब हम मिलकर क्या करेंगे, स्वच्छता की तरफ ध्यान देंगे, जिसमें स्वच्छता के लिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, स्वच्छ जल। जब हमारा जल स्वच्छ होगा तभी तो हमारा वातावरण स्वच्छ होगा। तो इस तरह से आपको अपना छठवां फैक्टर याद रखना है। अब हम देखते हैं अपना अगला लक्ष्य क्या है। हमारा अगला लक्ष्य क्या है जिसको पाने के लिए निर्धारित किया गया, तो आपको अपना अगला लक्ष्य देखना है। सातवां लक्ष्य क्या है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का मतलब क्या है कि जो आपकी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, इन्हें जो अपना अगला लक्ष्य रखा है वो क्या रखा है इन्होंने, तो इन्होंने रखा है आप अपना अगला लक्ष्य जो रखा है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब भैया आप बताइए, जब आपका स्वच्छ जल रहेगा, जब आप स्वच्छ जल पियोगे, अच्छा पानी पियोगे, तो आपके अंदर क्या होगी, अच्छी एनर्जी तो आएगी। इससे क्या होगी, ऊर्जा आती, बोलते हैं ना ज़्यादा पानी पीना चाहिए, इससे आपको एनर्जेटिक महसूस करते हो, फील करते हो, यही बोलते हैं ना। तो बस आपको वही कॉमन सेंस यहाँ लगाना है कि अब हमने छी 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 करके स्वच्छ जल तो कर लिया, अब हम पहुँच जाते हैं स्वच्छ एनर्जी की तरफ, यानी हमने जैसी जल पिया अच्छा तो हमें क्या मिल गई, एनर्जी आ गई। तो उसी तरह से आपको याद रखना है सस्ती और जो स्वच्छ जल से ही आपको याद रखना है हमें अब क्या बोल रहे, जो एनर्जी मिल रही बहुत सस्ती। जैसे हम जूस वगैरह या अदर ड्रिंक जो पीते हैं तो वो तो हम अफोर्डेबल मतलब अफोर्ड कर नहीं पाते हैं, उनको हम नहीं ले पाते हैं। तो आपने क्या देखा, अरे स्वच्छ जल मिल रहा है यानी सस्ती मिल गई, और एनर्जी हमें क्या मिल गई, बिल्कुल सस्ती एनर्जी मिल गई। ठीक है, जिससे हमने जल पिया। तो इस तरह से आपको अपना ये फैक्टर याद रहेगा। आठवां फैक्टर आपका क्या है, आठवां फैक्टर है अच्छा काम। क्या, अच्छा काम और आर्थिक विकास। अब आप हमें एक बात बताइए, जब आपके पास इतना सब अच्छा चल रहा है तो अब आप अंदर से ही फील करोगे ना कि अब हमें अच्छे काम करने हैं। भाई सब अच्छा चल रहा है अब हमारा, अब हमें बुरे काम नहीं करने, अब हम सब अच्छे काम करेंगे, है ना। तो अच्छे काम करोगे तो इससे क्या होगा, आपका आर्थिक विकास होगा। ऑब्वियसली बात है, जब आप अच्छे काम करोगे तो आपके क्या होंगे, आपका आर्थिक विकास, यानी आर्थिक विकास सीधी आप समझ सकते हैं पूंजी, आपको इससे क्या होगी, अच्छी आमदनी होगी। तो इस टाइप से इन्होंने कहा है कि भाई आर्थिक विकास भी होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा काम और आर्थिक विकास यानी डिसेंट वर्क एंड आपको याद रखना है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अगला अगर हम देखते हैं, अगला फैक्टर क्या रखा है इन्हें, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। अब हमने जो इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने अपना अगला लक्ष्य रखा है। ये कहते हैं भाई ये सब भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके हमारी भावी पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत अच्छे से कर पाएगी। अब आप इनको कैसे याद रखोगे, अच्छा काम किया, आपके पास अच्छी मनी आई, अब आपके पास जब आर्थिक विकास आपका हो गया तो अब आप उसको इन्वेस्ट करने का ही तो सोचोगे कि हम इसको कहाँ इन्वेस्ट कर दें जिससे हमारा आर्थिक विकास और अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए आप क्या सोचो कि चलो भाई हम फैक्ट्री खोलते हैं। ठीक है, तो वही आपको याद रखना है यहाँ पर, इंडस्ट्री, उद्योग, आपको सोचना है हम उद्योग खोलते हैं। ठीक है, नवाचार आपको इसमें याद रखना है, यानी नए जब आप अच्छे काम करोगे, अच्छा सब कुछ चला रहा है, आपका मन अच्छा, हेल्थ अच्छी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, अब आपका कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तब आप इसमें क्या करोगे, इनोवेशन करोगे। अब आप सोचोगे नई चीज़ों की आप खोज करोगे, है ना। तो और बुनियादी ढांचा, इसके बाद क्या होगा, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, वो भी डेवलप होगा। तो आपको इस तरह से अपना 9वां फैक्टर याद रखना है। 10वां लक्ष्य अगर हम देखें तो 10वां लक्ष्य आपको देखना है असमानताओं में कमी।
इन्हें क्या रखा है, असमानताओं में कमी, यानी इन्होंने कहा है जो रिड्यूस इनइक्वालिटी है उसको कम करना। ठीक है, अब आप हमें ये बताइए, जब सब कुछ आपने उद्योग कर लिया, नवाचार कर लिया, बुनियादी ढांचा भी बढ़िया हो गया, तो अब बताइए अब कोई असमानता रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। जैसी जैसी ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी वैसी वैसी क्या होगी, असमानता घटती जाएगी, हम सब कैसे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। इस तरह से आपको अपना अगला फैक्टर याद रखना है। अब हम देखते हैं हमारा 11वां क्या है लक्ष्य जो निर्धारित किया गया और हम कैसे उसको याद रखें। तो आपको देखना है 11वां लक्ष्य क्या रखा गया है, सतत शहर और समुदाय, सतत शहर और समुदाय, यानी ये बोल रहे हैं सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं आपके सस्टेनेबल आपकी सिटीज हो और आपकी कम्युनिटीज़। ठीक है, ये इन्होंने अपना लक्ष्य रखा 11वां। अब आप हमें एक बात बताइए, जब किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं रहेगा, कमी नहीं रहेगी, मतलब जो आपकी जो असमानताएं थी उनमें कमी आ गई, तो उससे सीधी सी बात है सतत शहर होंगे और समुदाय, यानी बहुत बढ़िया हमें क्या मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा। जैसे कि हम अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है इसे, जिससे इसका जो विकास हो वो बहुत अच्छा हो, यानी इसका शारीरिक यानी फिजिकल, मेंटली हम सब कुछ विकास बहुत अच्छा करना चाहते हैं ना। उसी तरह से आपको इसमें याद रखना है, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, कोई भेदभाव नहीं बरतते हैं। जैसे कि जो आपके अदर बच्चे होते हैं, हम उनमें और अपने बच्चे में कोई भेदभाव नहीं लाते। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा उसका विकास कर पाएँ। आपको इसी से याद रखना है, हम क्या सोचते हैं, हम अपने बच्चे का अच्छे से अच्छा विकास कर पाएँ, किसी भी तरह का उसमें कोई भेदभाव ना रख पाएँ, तो उससे सीधी सी बात है आपके सतत शहर और समुदायों का क्या होगा, विकास होगा। अगला फैक्टर आपको इसमें क्या याद रखना है, तो अगला फैक्टर आपको है जो वो है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल एंड कंजप्शन। अब भाई ये सारी चीज़ें तो आपने कर दी, लेकिन आप क्या ये बोल पाते हैं कि ये सभी जिम्मेदारियों से, जैसे कि आपने अपने बच्चे को सारी चीज़ें दे दी, क्या आपका बच्चा जो है वो उसी जिम्मेदारी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसको सारी ज़रूरतें पूरी करा पा रहे हैं? क्या आपका बच्चा उस जो आपने उसको फ्रीडम दे रखी है, आपने जो उसको सारी जो आपको उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा आप कर रहे हैं, तो क्या वो बच्चा उन्हीं सभी ज़रूरतों के हिसाब से उन्हीं सभी जिम्मेदारियों से उन ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हम अपने बच्चे को चाहते हैं कि ये अच्छी एजुकेशन पाए, ठीक है, आपने क्या कहा, अच्छी एजुकेशन पाने के लिए एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में उसका क्या करा दिया, दाखिला करा दिया, उसका एडमिशन करा दिया। लेकिन क्या बच्चा अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहा है? क्या बच्चा जो एजुकेशन वहाँ पर दी जा रही है उसको ग्रहण कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी के साथ वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब यही चीज़ इसमें दिखा रही है, जो आपको याद रखना है कि जिम्मेदारी के साथ उसका उपभोग हो और उसका उत्पादन हो, यानी पेरेंट्स, हमने आपको यहाँ पर क्या दिया, एग्जाम्पल दिया है पेरेंट्स और आपके जो बच्चे हैं उनके बीच का, जिससे आप अपने जो दिमाग है उसमें आप सेट कर पाओ इन सभी लक्ष्यों को। तो इसमें क्या, उत्पादन से मतलब आप समझ सकते हैं आपके पेरेंट्स हैं, उपभोग से आपको समझ सकते हैं इस बच्चा है, क्या वो जो पेरेंट्स जितनी जिम्मेदारी से सभी ज़रूरतें उसकी पूरी कर रहा है, तो वो जो चीज़ें उनका सभी सही उपभोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है बच्चा, ठीक है। तो वही आपको याद रखना है, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। अगर हम अपना अगला फैक्टर देखते हैं, अगला लक्ष्य ने क्या रखा है, जलवायु कार्रवाई, यानी क्लाइमेट एक्शन। क्या, जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन। अब हमने जो एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कराया है, किसको, अपने स्टूडेंट जो आपके बच्चे हैं उसको जो एनवायरनमेंट दिया है, तो इसमें आपको वही याद रखना है कि इसने आपका जो जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन तो कर ही लिया है, ठीक है, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन कर लिया है, तो उसके बाद आपको क्या करनी है, इसमें कार्रवाई। आपको पता चलता है हमारा बच्चा जो आप ज़रूरतें दे रहे हैं उसका अच्छे से उपभोग नहीं कर पा रहा है, उसको बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है,
आप ये देख रहे हैं तो अब आप उसके खिलाफ क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या करेंगे, कार्रवाई उसके खिलाफ आप करेंगे। ठीक है, तो वही आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है कार्रवाई, जलवायु कार्रवाई। ठीक है, अगला क्या है, पानी में जीवन। पानी में जीवन आप सभी को याद होगा, यानी लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर आप सभी को याद है। जैसे कि हम अपने स्कूल टाइम की बात करें, हमसे कोई गलती हो जाती थी, कुछ हो जाता तो हमें सज़ा दी जाती थी। तो उस टाइम पे हमें सज़ा क्या दी जाती थी, जाओ धूप में हाथ करके खड़े हो जाओ, ठीक है, या ये हो जाओ या वो जाओ, इस टाइप से सज़ा दी जाती थी। तो आपको वही याद रखना है कि हमने जो अपने बच्चे को दी थी, जो सभी आवश्यकताएं, जो चीज़ हमने उसको दी थी, उसने अच्छे से उपभोग नहीं किया है। अब हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई के रूप में हम उसे क्या करते हैं, उसे हम दंड देते हैं। तो आपको दंड क्या देना है, उसको बोलना है कि जाओ जाके पानी में खड़े हो जाओ। तो आपको इधर से याद रखना है पानी में जीवन। अब उसका जीवन कहाँ पहुंच जाएगा, पानी में। तो आपको याद रखना है पानी में जीवन। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं अपने अगले फैक्टर पे। तो आपको याद रखना है भूमि पर जीवन। भूमि पर जीवन, भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, लाइफ ऑन लैंड। अब आप हमें बताइए पानी कहाँ पर होगा, भूमि पर तो ही होगा। तो आपको बस यही देखना है पानी कहाँ है, भूमि पर पानी है, जाओ वो पानी है, आप उसको उसमें खड़े होना है। ठीक है, इस टाइप से आपको ये अपने फैक्टर याद रखना है। 16वां क्या है, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। अब हम ये कैसे याद रखें, आपने सजा दे दी, अब आपका बच्चा समझ चुका है, यानी ये शांति से क्या हो गया है, न्याय। अगर आपका बच्चा उस सजा का विरोध करता तो क्या वो न्याय होता, नहीं हो पाता। तो वही चीज़ आपको याद रखनी है। इधर आपको याद रखना है हमने अपने बच्चे को सजा दी थी, अब उसने क्या कर लिया है, शांति से उसको स्वीकार कर लिया, जिससे उसके साथ न्याय हो गया है। न्याय का मतलब आपको इधर ऐसे याद रखना है कि जो बच्चा है उसके साथ न्याय हो गया है। तो कैसे हो गया है, इधर न्याय का मतलब ये है जितने भी आपके जो भी चीज़ें करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ इस चीज़ को लेके। ठीक है, आपको हम सिर्फ बच्चा और पेरेंट्स का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं जिससे आप अपने दिमाग में इजीली इन सभी लक्ष्यों को याद कर पाएँ, ना कि हम डायरेक्ट उस चीज़ को समझा रहे हैं जो यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किए गए। इधर न्याय की बात ये हो रही है कि सभी को न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि घूसखोरी बहुत हो रही, जिस वजह से हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है जिससे हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हमें इन्हीं सब चीज़ों को कम करना है। इन्हीं सब चीज़ों को कम करने के लिए न्याय को इसमें फैक्टर को इसमें ऐड किया गया है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ मजबूत संस्थानों, यानी जब न्याय अच्छे से होगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, मजबूत संस्थान चाहिए होंगे। क्या चाहिए होगा, जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हमको चाहिए होंगे, आपको याद रखना है। 17वां और लास्ट क्या है, जो आपके लक्ष्य हैं इनके लिए आपको क्या रखना है, साझेदारी। मतलब हम ये डिसाइड कर लेते हैं, हमने जो इतने सारे लक्ष्य रखे गए हैं इसमें हम साझेदारी के साथ, यानी पार्टनरशिप के साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ मिल करके हम क्या करेंगे, इन सभी लक्ष्यों को पाएंगे। तो देखिए हमने अपने सभी 17 लक्ष्यों को कितनी इजीली याद कर लिया है। सबसे पहला लक्ष्य हमने क्या कहा, हमें अपनी गरीबी दूर करनी है, हमें अपनी गरीबी दूर करनी है। हमारी गरीबी दूर हुई, हमें भोजन मिलने लगा, भोजन जैसे ही मिला हम स्वस्थ हो गए, जैसे ही हम स्वस्थ हुए तो हम शिक्षा पाने लगे, जैसे ही हमने शिक्षा पाई तो हम असमानता भूल गए, यानी जेंडर इक्वलिटी हम समझने लगे। जैसे ही हम जेंडर इक्वलिटी समझे वैसे ही हमने क्या किया, अब हमने कहा कि अब हम मिलकर स्वच्छता की ओर ध्यान देंगे। जैसे ही हमने स्वच्छता की ओर ध्यान दिया वैसे ही हमने क्या सोचा, अब हमारा स्वच्छ तो हमें जल मिल गया, स्वच्छ जल और स्वच्छता के ऊपर जैसे ध्यान दिया तो वैसे ही हमने क्या सोचा कि अब हमें एनर्जी मिलने लगी। क्या मिलने लगी, एनर्जी मिलने लगी। तो 7वां फैक्टर क्या था हमारा, एनर्जी था, क्लीन एनर्जी। अगला फैक्टर हमने क्या याद किया था, हमें अच्छी एनर्जी मिल रही, अब हम अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करने के लिए हमने अपना 9वीं चीज़ में क्या की थी, हमने उद्योग वगैरह खोले, नवाचार किए, क्या किए, उद्योग और क्या अच्छा काम किया और विकास किया। 9वीं में हमने क्या किया, 9वीं में उद्योग खोले, नवाचार किया, यानी जो अपना जो आपकी जो क्या बोलते हैं उसकी इनोवेशन है उसको वो किया। फिर 10वीं फैक्टर में हमने कहाँ पहुँच गए, जैसे ही उद्योग नवाचार ये सब चीज़ें हो गई तो असमानताओं में कमी आ गई। ठीक है, असमानताओं में हमें
कमी देखने लगी, यानी सभी लोग हमें बराबर दिखने लगे। कोई हमें भूखा नहीं दिख रहा, कोई हमें गरीबी से प्रताड़ित नहीं दिख रहा, कोई हमें बीमार नहीं दिख रहा। मतलब हमारा क्या होने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरने लगा। तो इस तरह से असमानताओं में कमी आने लगी। जैसे ही असमानताओं में कमी आई तो हमने देखा सतत शहर और समुदाय हमारा अच्छा हो गया। जैसे ही समुदाय अच्छा हुआ तो हमें इससे क्या मिले, हमने जैसे ही देखा समुदाय तो बढ़िया चल रहा है, फिर इसके बाद हमने देखा कि जो भी उत्पादन हो रहा है उसका उपभोग अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद हम किस चीज़ पे पहुंच गए, यानी 12वां नंबर हमारा पहुंचा जिम्मेदारी उपभोग और क्या उस पर उत्पादन पे। फिर 13वें नंबर पर हमने ऐसे याद रखा कि भाई नहीं हो पा रहा है तो अब हमने कार्रवाई की, यानी जलवायु कार्रवाई। जैसे ही हमने कार्रवाई की तो आपको देखना है हमने दंड दिया। आपको इस चीज़ से याद रखना है। तो पानी में जीवन, अब पानी कहाँ होता है, भूमि पर होता है, तो ये आपका अगला फैक्टर हो गया। ठीक है, फिर आपने देखा ये सब आपकी बच्चे ने बहुत अच्छे से ग्रहण कर लिया है, किसी चीज़ में आपके खिलाफ नहीं गया है। तो आपने क्या सोचा, ये शांति से न्याय हो गया। अंततः आप क्या पहुंच जाती हैं कि फिर हमने कहा चलो अब इन सब चीज़ों को हम साझेदारी से, पार्टनरशिप के साथ इनको हम पूरा करेंगे। किसके साथ, पार्टनरशिप के साथ। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अगर हम बात करते हैं अपने मध्य प्रदेश की, किसकी, हम अपने मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो जो SDG फर्स्ट हमने आपको वहाँ पर जो बताए थे ना, किन किन में हमारा मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है, किन किन चीज़ों में हमारा मध्य प्रदेश पीछे रहा है या वहाँ तक पहुँच चुका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं SDG 1 जो आपकी गरीबी है, आपकी निर्धनता उन्मूलन में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है अपने देश में। तो आपको याद रखना है सभी राज्यों के अनुसार प्रदेश जो हैं आपके, उसमें हमारे मध्य प्रदेश का स्थान है 24वां। कितना, 24वां स्थान है। इसके बाद आपको याद रखना है इसमें पहला स्थान किस राज्य का आया, जो गरीबी से पूरी तरह से उभर चुका है। तो आपको उसमें याद रखना है तमिलनाडु को, किसको, तमिलनाडु आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है, ये तो हम राज्य की बात कर रहे हैं। अगर हम केंद्र शासित की बात करें, किसकी, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आपको याद रखना है दिल्ली। किसको याद रखना है आपको, दिल्ली को, जो आपकी SDG फर्स्ट यानी नो पॉवर्टी जो है आपकी उसने हासिल कर ली है। SDG जो हमने आपको बताया था सेकंड, SDG सेकंड में हमारे मध्य प्रदेश का क्या स्थान रहा, यानी शून्य भुखमरी। जिस तरह से हमने SDG 1 को पढ़ा है इसी तरह से हम अपने सभी 17 लक्ष्यों में हम अपनी मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे कि हमारी मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही है। साथ ही हम देखेंगे कौन सा राज्य किस स्थान पर आया है। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट सतत विकास के लिए। इसी तरह से हम अपनी कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम देखेंगे इन सभी लक्ष्यों में हमारे मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ कौन सा राज्य पहले नंबर पर आया है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहले नंबर पर आया है। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर हमारे साथ आप पहली बार जुड़े, हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आपका सभी सिलेबस को, सभी टॉपिक जो नए जुड़े हैं उनको कवर कराया जाएगा। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। साथ ही साथ आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आप हमसे अपनी सभी समस्याओं का समाधान, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड पर्सनल मैसेज कोई नहीं करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तभी आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी और समाधान किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।